तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, ये आपका प्रीवियस ईयर सेट है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलेंगे गाइस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और गाइस, मैं हर एक चीज़ को एक-एक पॉइंट को क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ आप सभी कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। जितनी भी चीज़ें आपकी क्लियर आउट नहीं है, उसे नोट करिए एंड रिविज़न करिए। तो आज का हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट होगा गाइस, वो हमारा आज के आरआरबी एनटीपीसी का सेट 61 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये कौन थी, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है भानु अथैया, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी गीतांजलि श्री या ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है वो भानु अथैया है। और इन्हें कौन सी फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला था, ऑस्कर अवार्ड? तो गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है गांधी फिल्म के लिए जो है ये पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें जो है कौन सी फिल्म के लिए इन्हें मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला था वो गांधी फिल्म के लिए मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। और गांधी फिल्म में जो है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है, गांधी फिल्म में जो है ये आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है इन्हें मिला था। इन्हें जो है गांधी फिल्म में जो है गाइस, याद रखिएगा, इन्हें जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्हें जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है ये मिला था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है इन्हें जो है ये पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था गाइस, ये मिला था 1983 में जो है ये पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें ये पुरस्कार कब मिला, 1983 में। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार की जो है गाइस, अगर हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार की जो है ये शुरुआत कब हुई थी, तो इन्हें जो है पहला पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 1983 में। लेकिन ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1929 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1929 में। दूसरा पूछा जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रश्न बताया, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस। तो याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस अरुंधति राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखिएगा, जो है पहली भारतीय थी जिन्हें जो है आपको याद रखना है, ये पहली भारतीय थी जिसे आपको याद रखना है कि बुकर अवार्ड जो है, याद रखिएगा, इन्हें जो है बुकर अवार्ड प्राप्त करने वाली जो है ये जो है, याद रखिएगा, बुकर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बुकर अवार्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि बुकर अवार्ड पाने वाली जो है गाइस, याद रखिएगा, बुकर अवार्ड पाने वाली जो है ये पहली महिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बुकर अवार्ड प्राप्त करने वाली जो है गाइस, याद रखिएगा, पहली महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहली महिला है। अगर हम बात करें गाइस कि इन्हें जो है ये बुकर अवार्ड जो है ये कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो ये अवार्ड मिला था, ये मिला था 1977 में। इन्हें जो है ये पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1977 में ये पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये जो है अंतरराष्ट्रीय जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली जो है ये पहली महिला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है पहली महिला कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, गीतांजलि श्री जो है ये अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड पाने वाली जो है गाइस, या पुरस्कार कह लीजिए, अवार्ड पाने वाली जो है ये पहली महिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इन्हें जो है ये पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था, ये मिला था गीतांजलि को गाइस। ये आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो इन्हें जो मिला था वो 2022 में ये पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें 2022 में मिला था, अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये जो है आपको याद रखना है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो है आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो है पहली महिला कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला है वो आशापूर्णा देवी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो है
पहली महिला कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, पूरा क्लियर नहीं लिखती हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो है ये पहली महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पहली महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है अरुंधति राय को जो है ये जो बुकर अवार्ड मिला था, ये कौन से बुक के लिए मिला था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इन्हें जो पुरस्कार मिला था ये किस लिए मिला था गाइस? तो ये इनका जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा भी गया था। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है ये किसने लिखा है? तो याद रखिएगा द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने लिखा था, अरुंधति राय ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। और गीतांजलि श्री को जो मिला था गाइस ये आपको ध्यान रखना है, रेत समाधि के लिए मिला था, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। इन्हें जो ये मिला था ये किस लिए मिला था? तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इन्हें जो ये अवार्ड मिला था गाइस, तो ये आपको लिख लेना है। इन्हें जो ये अवार्ड मिला था ये किस लिए मिला था? रेत समाधि के लिए जो है ये अवार्ड मिला था, ये भी आप लिख लीजिएगा। इन्हें जो ये अवार्ड मिला था गीतांजलि श्री को 2022 में रेत समाधि के लिए मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर हो गया गाइस, सबको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस ब्रिटिश वायसराय ने पारित किया है? तो यहाँ पे ये बोला कि किसने खत्म किया, ये प्रश्न नहीं है, ये पूछ रहा है कि किसने पारित किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिपर ने पारित किया है, या ऑप्शन बी लिटन ने पारित किया है, या ऑप्शन सी मेयो ने पारित किया है, या ऑप्शन डी डफरिन ने पारित किया। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है गाइज याद रखिएगा लिटन ने पारित किया है, और याद रखिएगा इसे जो है कब पारित किया था लिटन ने गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो पारित किया था लिटन ने वो 1878 में जो है पारित किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, जिसमें जितनी भी क्षेत्रीय भाषा में जो समाचार पत्र आती थी उसको पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये एक्ट कब पारित हुआ? 78 में जो 1878 में जो है गाइस याद रखिएगा ये पारित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद लिटन का जो है एक और अधिनियम आया था गाइस, जो आप कह सकते हैं, जो आया था गाइस, कौन सा अधिनियम इनका था? तो शस्त्र अधिनियम, ठीक है? इसका जो है 1878 में जो है एक और अधिनियम आया था, जो कि कौन सा अधिनियम था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, शस्त्र अधिनियम, जिसमें बिना लाइसेंस का जो है गाइस याद रखिएगा, बिना लाइसेंस का किसी को शस्त्र नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बिना लाइसेंस का आप शस्त्र नहीं रख सकते थे, इसीलिए जो है इस अधिनियम को लिटन ने पारित किया था, ठीक है? शस्त्र अधिनियम आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम एक और बात करें लिटन की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिटन की हम एक और बात याद करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको याद रखना है कि जो है 1878 में जो है इन्होंने गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे जो है लिटन के बारे में तो याद रखिएगा 1878 में जो है इसने क्या किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक जो है अकाल आयोग जो है याद रखिएगा, अकाल आयोग की जो है स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। 1878 में जो है इसने अकाल आयोग की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लिटन के कार्यकाल की बात करें तो लिटन का कार्यकाल जो था गाइस 1876 से लेकर 1880 तक जो था इसका कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिटन का कार्यकाल जो था वो 1836 से लेकर 1880 तक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर लिटन की जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसने क्या किया था, जो सिविल सेवा जो परीक्षा होता था गाइस याद रखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें जो आयु थी वो कितनी थी? वो थी 21 वर्ष, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो उसे घटाकर कितना किया था? सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिविल सेवा परीक्षा की आयु को जो है इसने घटाकर कितना किया था गाइस? तो याद रखिएगा 21 से जो है 19 वर्ष कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि सिविल सेवा आयोग को जो है गाइस याद रखिएगा, जो पहले जो थी 21 से जो है कितना कर दिया था, 21 से घटाकर जो है 21 से घटाकर जो है कितना वर्ष कर दिया गाइस? तो याद रखिएगा 19 वर्ष कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी लिटन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन की, तो इसने जो है पारित किया था 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। इसने क्या किया था, जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है गाइस याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है ये समाप्त कर दिया,
ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है किसने पारित किया और किसने समाप्त किया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है किसने समाप्त किया था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो समाप्त किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समाप्त कर दिया था। उसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है ये कब समाप्त किया था, तो 1882 में जो है इसने समाप्त कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, इससे जो है एक प्रश्न और पूछा जाता है, इल्बर्ट बिल, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल जो है ये किसके समय में आया था गाइस, तो याद रखिएगा इल्बर्ट इल्बर्ट बिल जो है ये किसके समय में आया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इल्बर्ट बिल जो है गाइस याद रखिएगा ये किसके समय में आया था, तो ये भी जो है लॉर्ड रिपन के समय आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इल्बर्ट बिल जो है ये कब आया है, तो याद रखिएगा इल्बर्ट बिल जो आया है वो 1883 में आया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इनका जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था गाइस, तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल था ये आपको ध्यान रखना है 1880 से लेकर, इनका जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था, 1880 से लेकर 1884 तक जो था ये इनका कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, या ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1900 जो है गाइस याद रखिएगा 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1949। तो गाइज यहाँ से जो है भारतीय रिजर्व बैंक का एक करेंट का भी क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि अभी जो है हाल ही में जो है 26वां गवर्नर जो है नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का जो है 26वां गवर्नर जो है नियुक्त किया गया, तो ये आपको बताना है कि आरबीआई का 26वां गवर्नर जो है ये कौन है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का 26वां गवर्नर जो है गाइज ये आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा जो है अभी जस्ट नियुक्त हुए हैं, अभी जो है ये आपका करेंट का भी क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीआई का जो है 26वां गवर्नर कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के 26वें गवर्नर थे। इससे पहले की अगर हम बात करें कि 25वां गवर्नर जो था ये कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि 25वां गवर्नर जो संजय मल्होत्रा ये किनकी जगह लिए हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो जगह लिया है वो शक्तिकांत दास का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो जगह लिया है ये किनका लिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो लिया है वो शक्तिकांत दास, यानी कि आरबीआई की जो है 25वें गवर्नर कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है शक्तिकांत दास। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है 22 जुलाई 1947, ये भी एक नजर इस पे भी डालते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि हम लोगों ने जो है तिरंगा को कब अपनाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तिरंगा को जो अपनाया गया था गाइस याद रखिएगा ये कब अपनाया गया था, तिरंगा को कब अपनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है तिरंगा को अपनाया गया था, ये है आपको ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगा को अपनाया गया, यानी कि स्वीकार किया गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें कि तिरंगा की है जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है, ये बार बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली जो है पिंगली वेंकैया नायडू ने जो है गाइस याद रखिएगा तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 24 जनवरी 1950, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 जो है इसमें जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को जो है गाइस याद रखिएगा राष्ट्रगान को, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो है ये अपनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को जो है गाइस याद रखिएगा अपनाया गया था, यानी कि जो है राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रगीत जो है ये आपका जो है वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जो है आपका जन गण मन है, जो कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था ये आपको ध्यान रखना है, ये इनको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और जो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसको किसने लिखा
ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं 29 अगस्त 1947, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये 29 अगस्त 1947 इसमें जो है आपका प्रारूप समिति बना था। ये आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति जो है ये कब बना था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो बना था 29 अगस्त 1947 को बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल्यूलोज की, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड की, ऑप्शन सी काइटिन की, या ऑप्शन डी एमिनो अम्ल की। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है? कवकों में, ठीक है? कवकों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये काइटिन की बनी होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्यूलोज में जो है कोशिका भित्ति जो है ये आपको ध्यान रखना है। पादपों में जो है गाइस ये देखिएगा, पादपों में जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड जो है ये किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा डीएनए का बहुलक जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए का बहुलक जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन है? तो डीएनए का बहुलक जो है गाइस याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन का बहुलक कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन का बहुलक जो है ये अमीनो अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन का बहुलक जो है कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन का बहुलक जो है ये अमीनो अम्ल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोद से, ऑप्शन बी सितार से, ऑप्शन सी वीणा से, या ऑप्शन डी शहनाई से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अली अकबर खान जो है ये सरोद से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं अली अकबर खान जो है गाइस याद रखिएगा ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अली अकबर खान जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये मैहर घराने से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अली अकबर खान जो है ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैहर घराने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैहर घराने से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला ये याद रखिएगा कि ये मैहर घराने से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि अली अकबर खान को जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया। तो हम यहाँ पे दोनों बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, तीनों पॉइंट कि ये किस घराने से संबंधित है। उनके बाद हम याद रखेंगे कि इन्हें जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है कब मिला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्हें जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1967 में जो है, ये आपको ध्यान रखना है 1967 में जो है गाइस याद रखिएगा अली अकबर खान को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1989 में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है इन्हें 1989 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करेंगे कि और कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस। तो सबसे पहले जो है अली अकबर खान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा अमजद अली खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अमजद अली खान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अमजद अली खान। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि और कौन है जो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हाफिज अली खान, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि हाफिज अली खान जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाफिज अली खान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें आशीष खान जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आशीष खान जो है गाइस याद रखिएगा ये अली अकबर के बेटे हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आशीष खान जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, आशीष खान ये जो है अली अकबर के बेटे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? तो आशीष खान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है ये भी आपके
सर्वोत्वादी अंश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या याद रखना है कि ये जो है अली अकबर के जो है बेटे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है आपको याद रखना है कि अली अकबर के जो है गाइस याद रखिएगा, अली अकबर के जो है गाइस याद रखिएगा, आशीष खान जो है ये अली अकबर के बेटे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है वीना से कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्ती बाबू का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्ती बाबू का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्ती बाबू का संबंध जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है वीणा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्ती बाबू जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, वीणा से। उसके अलावा अगर हम बात करें शहनाई से कौन संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाह खां जो है गाइस याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाह खां जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सितार, सितार से संबंधित है, जिसमें आपको याद रखना है जो हो गया, तो आपके जो है पंडित रविशंकर, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला भी हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंडित रविशंकर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पंडित रविशंकर जो है ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत किसके साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन सी नेपाल के साथ, या ऑप्शन डी चीन के साथ। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत जो है सबसे लंबी भूमि साझा करता है बांग्लादेश के साथ, और ये जो है कितना किलोमीटर साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर जो है ये भूमि साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके इसके बाद जो है और कौन-कौन सा आ जाता है गाइस, तो बांग्लादेश के बाद जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बांग्लादेश के बाद जो है आता है चीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के बाद आता है चीन, भूमि साझा करता है, और चीन के बाद जो है गाइस ये देखिएगा, उसके बाद जो है आपका कौन सा हो गया, पाकिस्तान है। उसके बाद आपका कौन सा है गाइस, तो चीन के बाद जो है ये पाकिस्तान जो है ये सबसे लंबी भूमि साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के बाद जो है नेपाल हो गया, जो सबसे लंबी भूमि साझा करता है पाकिस्तान के बाद नेपाल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल के बाद जो है ये आपका म्यांमार हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। एक हो गया कौन सा गैस याद रखिएगा, म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद जो है गाइस याद रखिएगा, और कौन भूमि साझा करता है गाइस, तो म्यांमार हो गया। भूटान हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, म्यांमार हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है भूटान हो गया, ये भी भूमि साझा करता है। और जो है लास्ट आपका कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट जो है ये आपका कौन सा हो गया, लास्ट जो है ये आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो सबसे लंबी भूमि साझा करता है जो कि है आपका जो है बांग्लादेश है। चीन जो है ये कितना किलोमीटर भूमि साझा करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3488 किलोमीटर जो है ये भूमि साझा करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान जो है ये कितना किलोमीटर साझा करता है गाइस, तो याद रखना है 3323 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है ये भूमि साझा करता है। उसके अलावा अगर बात करें नेपाल, नेपाल जो है ये कितना करता है गाइस, 1751, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 1751 किलोमीटर जो है ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है नेपाल करता है। उसके बाद म्यांमार की बात करें, म्यांमार जो है ये कितना करता है, 1643 किलोमीटर। म्यांमार जो है गाइस याद रखिएगा 1643 किलोमीटर जो है भूमि साझा करता है। उसके बाद भूटान की बात करें गाइस, तो भूटान जो है कि 699 किलोमीटर जो है ये भूमि साझा करता है। और गाइस याद रखिएगा अफगानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर जो है भूमि साझा करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है कितने भारत के राज्यों से जो है गाइस याद रखिएगा, तो याद रखिएगा ये जो है 5 भारतीय राज्यों से जो है गाइस याद रखिएगा भूमि साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 भारतीय राज्य से जो है गाइस याद रखिएगा, 5 भारतीय राज्य से जो है भूमि साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 भारतीय राज्य से जो है ये भूमि को साझा करता है, कौन, बांग्लादेश करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें 5 भारतीय राज्य से भूमि साझा करता है, तो वो कौन कौन सा राज्य है जिससे ये भूमि साझा करता है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप इसे ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं उसमें, जिसमें सबसे पहले हो गया
आपका असम हो गया, असम से क्या करता है, उसके बाद बात करते हैं गाइस त्रिपुरा से करता है, उसके बाद बात करते हैं गाइस मिजोरम से करता है, और उसके बाद बात करते हैं गाइस मेघालय से करता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है वेस्ट बंगाल से करता है, यानी पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय लुसाने में है? तो आपके ऑप्शन है यूएनओ का, ऑप्शन बी आईओसी का, ऑप्शन सी सार्क का, या ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ का। तो गाइस याद रखिएगा, लुसाने में जो मुख्यालय है ये आईओसी का है, ये आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है लुसाने में है, और लुसाने जो है ये आपका कहाँ पड़ता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, लुसाने जो है ये आपका जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। लुसाने जो है ये आपका कहाँ पड़ता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, लुसाने जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है अगर हम बात करें कि इसकी जो है स्थापना कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई है ये आपको याद रखना है, 1894 में जो है इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएनओ की गाइस, यूएनओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यूएनओ की बात करें तो इसकी जो है स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये भी आपको डेट याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर, और जो है कब हुई थी 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे इसका जो है मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, न्यू यूएनओ का मुख्यालय जो है नहीं ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सार्क, सार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम सार्क की बात करें गाइस तो ये इसका जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1985 में जो है गाइस, याद रखिएगा 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू जो है इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, काठमांडू जो है इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका गाइस, सार्क का। और सार्क में टोटल जो है कितने देश है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सार्क में जो है ये टोटल जो है कितने देश है, तो ये आपको ध्यान रखना है 8 देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें कि इसकी जो है स्थापना कब हुई है तो ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचओ की जो है अगर हम स्थापना के बारे में बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ का जो है ये मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है ये जेनेवा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है, तो आपको बताना है कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी अरहर, या ऑप्शन डी मटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो अरहर जो है ये खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो है बुआई कब की जाती है और इसकी कटाई कब की जाती है। तो सबसे पहले जो है गाइस हम याद करेंगे, ये बात करेंगे गाइस यहाँ पे बुआई के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है खरीफ की फसल की जो है बुआई कब की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, खरीफ की फसल की जो बुआई की जाती है वो की जाती है जून जुलाई में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है खरीफ की फसल की बुआई जो है ये कब की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जून जुलाई में जो है इसकी बुआई की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम कटाई की बात करें कि इसकी जो है कटाई कब की जाती है गाइस, तो जितनी भी खरीफ की फसल होगी उसकी जो है कटाई कब की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसकी जो कटाई की जाती है
वो की जाती है गाइस सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी कटाई की जाती है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। इसकी कटाई जो है ये कब की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कटाई जो है ये सितंबर से लेकर जो है अक्टूबर के बीच में जो है इसकी कटाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऐसी कौन-कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि जो कौन-कौन सी फसल है जो गाइस याद रखिएगा कि जो खरीफ की फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन-कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपका जो है पहले तो आपको पता हो गया अरहर जो है ये आपकी खरीफ की फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करें चावल, चावल जो है गाइस याद रखिएगा ये आपकी खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। चावल जो है ये खरीफ की फसल हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है ज्वार, ज्वार जो है गाइस याद रखिएगा ये भी खरीफ की फसल हो गई। उसके अलावा गाइस याद रखिएगा मक्का, मक्का जो है ये भी खरीफ की फसल हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है सोयाबीन, सोयाबीन जो है गाइस याद रखिएगा ये भी खरीफ की फसल हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। सोयाबीन जो है ये भी खरीफ की फसल हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉफी, कॉफी जो है ये भी खरीफ की फसल हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉफी जो है ये भी खरीफ की फसल हो गई। उसके अलावा कॉफी के बाद याद रखिएगा जो आपका जो है कपास, कपास जो है ये भी खरीफ की फसल हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। कपास हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तिलहन, तिलहन जो हो गया ये भी आपकी खरीफ की फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा राज्य जो उत्तर पूर्वी आपका कौन सा हो गया। जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं ये जो है आपके जो है इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके इंडिया का मैप हो जाता है, ठीक है। तो जो इंडिया के मैप में जो इस साइड वाला जो एरिया होता है गाइस, इस साइड वाला जो एरिया होता है ये आपको ध्यान रखना है। हम फिर से बना के बताते हैं जो आपको जो है अगर हम बात करते हैं ये जो है इंडिया का मैप हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे रहता है और ये वाला जो एरिया ये वाला जो होता है ना इसमें जितना भी आपका राज्य आता है गाइस ये जो है जितना भी होता है ये आपका जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका 7 बहनों का भाग हो जाता है ये वाला एरिया। तो इसी में आपसे बता रहा है कि कौन सा नीचे ऑप्शन में है जो 7 बहनों का भाग नहीं है। तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या ऑप्शन डी मेघालय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर नहीं होगा वो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है ये 7 वाहनों का भाग नहीं है। अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि गाइस जो है ये जो है आपका जो है उत्तर पूर्वी का राज्य में जो 7 वाहन है ये 7 वाहनों का भाग जो है ये कौन कौन सा है यानी कि 7 सिस्टर के नाम से भी इसे जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कैसे देखिएगा कभी कभी जो है 7 सिस्टर भी पूछ देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 सिस्टर्स का कौन सा भाग नहीं है गाइस, तो ये आपको पूछा जाता है या कौन सा भाग है जो 7 सिस्टर्स का भाग है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके 7 सिस्टर का भाग हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपके जो है 7 सिस्टर का भाग हुआ, ये यानी कि इसमें टोटल 7 राज्य आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा आपका जो है त्रिपुरा हो गया, ये भी आपका 7 सिस्टर का भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा हो गया, ये भी आपके 7 सिस्टर का भाग है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका जो है त्रिपुरा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें असम, असम जो है ये भी आपके 7 सिस्टर का भाग हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है मिजोरम, मिजोरम जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके 7 सिस्टर का भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम, मिजोरम जो है ये भी आपके 7 सिस्टर का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है मिजोरम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर, मणिपुर भी जो है ये भी आपके 7 सिस्टर का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर के बाद जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है। मेघालय, मेघालय जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके 7 सिस्टर का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय जो है ये भी आपके 7 सिस्टर का भाग है। और उसके बाद जो है लास्ट आपको कौन सा है, नागालैंड। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो 7 सिस्टर का भाग है, जो कि आपको याद रखना ही है। ये बहुत बार पूछा गया तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आप एक हो गया, त्रिपुरा 2, असम 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5, मेघालय 6 और नागालैंड 7, 7 राज्य है जो कि 7 सिस्टर का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया। तो आपके ऑप्शन है 1983 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1986 में, या ऑप्शन डी 2023 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है मैं सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 में जो है फतेहपुर सीकरी को जो है शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें
कि फतेहपुर सीकरी को जो है गाइस याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी को जो है अकबर ने जो है कब बसाया था, तो याद रखिएगा 1569 में। ये आपको ध्यान रखना है कि 1569 में गाइस याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी को जो है 1569 में अकबर ने बसाया था। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1569 में जो है गाइस याद रखिएगा अकबर ने जो है इसे बसाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अकबर ने इसे बसाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट ये क्या याद रखना है गाइस, कि फतेहपुर सीकरी जो है ये आपको ध्यान रखना है मुगल साम्राज्य की राजधानी भी थी। तो इसकी जो है ये राजधानी कब थी, तो याद रखिएगा 1571 से लेकर के 1571 से लेकर के 1585 तक, ये आपको ध्यान रखना है। 1571 से लेकर 1585 तक जो है ये मुगल साम्राज्य की जो है ये राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1571 से लेकर 1575 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करते हैं गाइस 1983 में। 1983 में जो गाइस आपको याद रखना है ताजमहल को जो है आपको ध्यान रखना है 1983 में जो है ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस एलोरा की गुफा को जो है एलोरा की गुफा को जो है गाइस याद रखिएगा 1983 में से शामिल किया गया। और जो है गाइस याद रखिएगा अजंता की गुफा को जो है गाइस याद रखिएगा अजंता की गुफा को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है 1983 में शामिल किया गया। 2003 की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है 2003 में जो है भीमबेटका की गुफा को जो है ये आपको ध्यान रखना है 2003 में जो है ये किसे शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2003 में जो है भीमबेटका की गुफा को जो है ये आपको ध्यान रखना है 2003 में जो है भीमबेटका की गुफा को जो है शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भीमबेटका की गुफा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भीमबेटका की गुफा जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो भीमबेटका की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका की गुफा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर हम बात करें ये उत्तर प्रदेश के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है ये आपको ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार, बिहार में जो है किसका हवाई अड्डा है, तो ये आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ इतना ही लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है, बिहार। और बिहार के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बिहार के पटना में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तेलंगाना, तेलंगाना में जो है कौन सा हवाई अड्डा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है गाइस याद रखिएगा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये तेलंगाना में। और तेलंगाना के कहाँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तेलंगाना के हैदराबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है तेलंगाना के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में आपको कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में जो है ये आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है नेताजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में जो है कौन सा हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपको ध्यान रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ये आपके जो है पश्चिम बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, ये भी आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य मिजोरम से संबंधित नहीं है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी चेलम, ऑप्शन सी जंगतालम, या ऑप्शन डी चिराव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुंडारी जो है ये मिजोरम से संबंधित नहीं है। चेलम, जंगतालम और चिराव जो है ये मिजोरम से संबंधित है। चिराव लोकनृत्य बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है मणिपुर का सबसे फेमस लोकनृत्य कौन सा है, चिराव है, ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है। मुंडारी लोक नृत्य की अगर हम बात करें गाइस तो मुंडारी मुंडा से संबंधित है, तो ये कहाँ हो जाएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है झारखंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मुंडारी लोक नृत्य है ये झारखंड की है। और इसे जो है याद रखिएगा, ये जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसे जो है मुंडा जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है मुंडारी जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये झारखंड के लोक नृत्य है, मुंडारी जनजाति के द्वारा जो है ये किया जाता है, ये लोक नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो आपके ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, या ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। तो आपके ऑप्शन है अरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, या ऑप्शन डी वरुण। तो आपको बताना है स्थलीय ग्रह जो है ये कौन कौन से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल में जो है 4 स्थलीय ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने स्थलीय ग्रह है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सौर मंडल में जो है गाइस याद रखिएगा 4 जो है ये स्थलीय ग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 4 स्थलीय ग्रह जो है ये आपको ध्यान रखना है, 4 स्थलीय ग्रह है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 4 स्थलीय ग्रह कौन कौन सा है, तो गाइस याद रखिएगा पहला जो है ये आपका कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला जो है ये आपको कौन सा हो गया, शुक्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, शुक्र है जो कि स्थलीय ग्रह है। दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपका हो गया बुध, बुध जो है ये भी एक स्थलीय ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो तीसरा जो हो गया पृथ्वी, ये भी आपका जो है एक स्थलीय ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया, चौथा जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है मंगल, ये जो है आपका स्थलीय ग्रह है। बाकी जितने भी ग्रह है अन्य इसको 4 गैस को छोड़कर जो बाकी ग्रह है वो सारे गैसीय ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस ने, ऑप्शन सी जनरल वेलेस ने, या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध जो हुआ था ये हैदर अली के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हैदर अली और किसके बीच हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा हैदर अली वर्सेस जो है अंग्रेज के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध हुआ था 1767 से लेकर गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1767 से लेकर 1769 तक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध जो है 1767 से लेकर 1769 में जो है ये युद्ध हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है याद रखिएगा ये युद्ध जो है याद रखिएगा इसे जो है मद्रास की संधि के साथ जो है इसे समाप्त किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है guys, याद रखिएगा ये जो है मद्रास की संधि के साथ जो है इसे समाप्त किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मद्रास संधि के साथ जो है guys, याद रखिएगा मद्रास संधि के साथ जो है इसे जो है समाप्त किया गया इस युद्ध को, ये आपको ध्यान रखना है। मद्रास संधि के साथ समाप्त किया गया था इस युद्ध को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं समाप्त किया गया, उसके बाद अगर हम बात करें कि मद्रास का संधि जो है guys, याद रखिएगा ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है मद्रास का संधि हुआ था, तो यानी युद्ध समाप्त हुआ 1769 में, तो मद्रास की संधि जो है 1769 में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो आपके ऑप्शन है हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन बी दूध सागर जलप्रपात, ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात, या ऑप्शन डी धुआंधार जलप्रपात।
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो है धुआंधार धार जलप्रपात जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये जो है मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं होंडू का जलप्रपात, होंडू का जलप्रपात जो है guys, याद रखिएगा ये जो है किस नदी पर है, तो याद रखिएगा होंडू का जलप्रपात जो है ये आपको ध्यान रखना है स्वर्णरेखा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। होंडो का जलप्रपात जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये जो है होंडो का जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं guys, ये आपको ध्यान रखना है होंडो का जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है झारखंड में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है झारखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये जो है मांडवी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूध सागर जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में, तो ये आपको ध्यान रखना है ये गोवा में है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपको ध्यान रखना है इंद्रावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है इंद्रावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात जो है guys, याद रखिएगा ये इंद्रावती नदी पर है। और अगर हम बात करें ये किस राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चित्रकूट जलप्रपात जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केलुचरण महापात्र, ऑप्शन बी भजन सुपारी, ऑप्शन सी टी.एन. कृष्ण या ऑप्शन डी एस बालाचंद्र। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज ये आपको ध्यान रखना है एस बालाचंद्रन जो है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो है ये किससे संबंधित है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है एस बालचंद्रन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये वीणा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये जो है भजन सफारी का संबंध जो है ये किससे है, तो याद रखिएगा ये जो है संतूर वाद्य यंत्र से जो है ये भजन सफारी का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें केलुचरण महापात्र का जो संबंध है ये पखावज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र जो है ये कौन किससे संबंधित है, पखावज से। और जो है टी.एन. कृष्णन जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है वायलिन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टी.एन. कृष्णा जो है ये वायलिन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें संतूर वाद्य यंत्र से जो है संतूर वाद्य यंत्र से और कौन कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा जो गाइस याद रखिएगा राहुल शर्मा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है राहुल शर्मा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। उसके अलावा अगर बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के नाम से गाइस कि भारतीय संघ किसी राज्य के पृथक होने पर प्रतिबंध किया गया, यानी कि भारतीय संघ जो है वो कोई किसी राज्य से पृथक नहीं हो सकता, यानी अलग नहीं हो सकता है। तो ये किस संशोधन के अधिनियम है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन बी संविधान के 29वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन डी संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन डी संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के जो है 16वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये जो 16वां संशोधन अधिनियम हुआ था ये कब हुआ था, 1963 में जो है ये अधिनियम हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो है संघ किसी राज्य के पृथक होने पर प्रतिबंधित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 263। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 263 जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 324 जो है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 324 जो है ये किससे संबंधित है? ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 368 जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है संविधान संशोधन का से जो संबंधित है। ये कौन सा अनुच्छेद है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन जो किया जाता है ये अनुच्छेद जो है 368 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है शोषण बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों के शोषण से संबंधित जो है ये कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों के शोषण से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 24 है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो आपके ऑप्शन है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी गुजरात तट या ऑप्शन डी कोंकण तट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोरोमंडल तट में जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है आपका सेट 61 है, ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं गाइस। अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा गाइस, प्लीज थोड़ा सा भी प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।